पौराणिक कथाओं और गूढ़ परंपराओं से इतर इतिहास की खोजें बताती हैं कि मानव सभ्यता का विकास रैखिक नहीं रहा है। हो सकता है कि हमारी वर्तमान सभ्यता से भी अधिक उन्नत सभ्यताएं अतीत में अस्तित्व में रही हों। ओसीरियन सभ्यता। माना जाता है कि यह सभ्यता लगभग 15,000 साल पहले अटलांटिस के समकालीन थी। दोनों सभ्यताओं को अत्यधिक विकसित माना जाता है। कुछ मानते हैं कि उनके पास आधुनिक तकनीक से भी अधिक उन्नत तकनीकें थीं। हालांकि पुरातात्विक साक्ष्य सीमित है, फिर भी ये सभ्यताएं मानव इतिहास के छिपे हुए अध्यायों का प्रतिनिधित्व करती हैं। उसी समय भारत में भी एक अत्यधिक विकसित सभ्यता, जिसे राम साम्राज्य के रूप में जाना जाता है, का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। इन सभ्यताओं के अस्तित्व को साबित करने के लिए अभी और शोध की आवश्यकता है, लेकिन ये विचारधाराएं हमें मानव इतिहास के बारे में नए सिरे से सोचने के लिए प्रेरित करती हैं। इतिहास के पन्नों में दफन एक ऐसा अतीत छुपा है जिसके बारे में स्कूली किताबों में पढ़ाए जाने वाले इतिहास से कहीं ज्यादा रोमांचक सच्चाइयां मौजूद हैं। यह एक ऐसा भव्य अध्याय है जहां विशाल और भव्य शहरों का जाल बिछा था। प्राचीन सड़कें और व्यापार मार्ग, जिन्हें रेशम मार्ग और मसाला मार्ग जैसे नामों से जाना जाता था, दुनिया के विभिन्न कोनों को व्यापार के सूत्र में पिरोते थे। व्यस्त बंदरगाहों पर जहाजों का आना जाना होता था। पुरातात्विक खोजों से पता चलता है कि प्राचीन दुनिया उतनी पिछड़ी नहीं थी जितना हम समझते आए हैं। वास्तव में प्राचीन भारत, चीन, पेरू, मेक्सिको और मिस्र जैसे क्षेत्र संपन्न व्यावसायिक केंद्र थे, जिनमें कला, विज्ञान और गणित का गहन ज्ञान मौजूद था। इन क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण शहर विकसित हुए, जिनमें से कुछ तो आज भी आबाद हैं। वहीं कई प्राचीन महानगर रेगिस्तान की रेत के नीचे या समुद्र की गहराई में हमेशा के लिए खो गए हैं। अटलांटिस और राम राज्य के समय में भूमध्य सागर आज के विशाल जल राशि की तरह न होकर एक विशाल और उपजाऊ घाटी हुआ करती थी। उस समय नील नदी, जो आज भी मौजूद है, अफ्रीका से निकलती थी, लेकिन उसे हम स्टिक्स नाम से जानते थे। हालांकि आज की भांति उत्तरी मिस्र के नील डेल्टा पर भूमध्य सागर में मिलने के बजाय यह नदी सीधे घाटी में ही बहती रहती थी। यह माना जाता है कि यह विशाल उपजाऊ घाटी साथ ही उस समय का हरा भरा सहारा का क्षेत्र, जो आज एक रेगिस्तान है, प्राचीन काल में ओसीरियन सभ्यता का केंद्र हुआ करता था। कुछ सिद्धांतों के अनुसार ओसीरियन सभ्यता को पूर्व वंशीय मिस्र भी कहा जा सकता है। यह प्राचीन मिस्र था जिसने न केवल विस्मयकारी स्फिंक्स का निर्माण किया, बल्कि ओसीरियन एट अबीदोस जैसे विशाल पत्थर संरचनाओं को भी खड़ा किया। प्राचीन इतिहास के इस वैकल्पिक दृष्टिकोण में यह माना जाता है कि अटलांटिस नामक एक उन्नत सभ्यता द्वारा ओसीरियन साम्राज्य पर आक्रमण किया गया था, और इस आक्रमण के चलते विनाशकारी युद्ध पूरे विश्व में फैल गए, जो अटलांटिस के युद्ध प्रिय साम्राज्यवादी विस्तार के अंत का भी संकेत दे सकते हैं। प्लेटो के टिमाइस और क्रिटियास नामक संवादों में एक विद्वान सोलोन यह उल्लेख करते हैं कि एक शक्तिशाली द्वीपीय साम्राज्य अटलांटिस ने प्राचीन ग्रीस पर आक्रमण करने का प्रयास किया था। यह घटना कथित रूप से उनके भयानक अंत से कुछ समय पहले घटी थी। प्राचीन ग्रीस उस सभ्यता से काफी अलग था जिसे हम प्राचीन यूनानियों से जोड़ते हैं।
वास्तव में ऐसा प्रतीत होता है कि प्राचीन यूनानियों को इस पूर्वज सभ्यता का कोई ज्ञान नहीं था। लेकिन हमें आगे यह भी पता चलता है कि यह अज्ञात प्राचीन ग्रीस मिस्र की महान ओसिरिस आइसिस सभ्यता से निकट रूप से जुड़ा हुआ था। यूनानी इतिहासकार प्लूटार्क द्वारा वर्णित ओसिरिस की कहानी प्रौद्योगिकी के विकास के संदर्भ में एक दिलचस्प दृष्टिकोण प्रदान करती है। मिस्र की प्राचीन मान्यताओं के अनुसार ओसिरिस पृथ्वी और आकाश का पुत्र था। वह न सिर्फ मिस्र का पहला राजा बना बल्कि सभ्यता का प्रतीक भी माना गया। कहा जाता है कि बाढ़ के बाद ओसिरिस ने पूरे विश्व की यात्रा की और मानव जाति को सभ्यता के कौशल सिखाए। अपने राज्य में सभ्यता के बीज बोने के बाद ओसिरिस ने अपना ज्ञान विश्व भर में फैलाने के उद्देश्य से एक यात्रा भी निकाली। ओसिरिस की अनुपस्थिति के दौरान उनकी पत्नी आइसिस ने राज्य की बागडोर संभाली थी, लेकिन ओसिरिस के भाई और उसके दूसरे रिश्तेदारों ने ओसिरिस को रास्ते से हटाने का षड्यंत्र रचा। इन्होंने 72 लोगों को अपने कुटिल मंसूबों में शामिल किया और फिर ओसिरिस के शरीर के आकार के अनुसार एक बेहद खूबसूरत संदूक बनवाया। और उसके पश्चात उन्होंने एक दिन एक भव्य भोज का आयोजन किया और यह घोषणा की कि जो उस संदूक में लेटेगा उसे ये संदूक इनाम में मिलेगा। इस घोषणा को सुनकर ओसिरिस उस संदूक में लेट गए और उसी समय षड्यंत्रकारियों ने संदूक के ढक्कन को कीलों से बंद कर दिया और इसके बाद उन्होंने संदूक पर पिघला हुआ सीसा डाला और उसे नील नदी में फेंक दिया। ओसिरिस की पत्नी आइसिस ने जब इस बात को सुना, वह तुरंत अपने पति को खोजने के लिए निकल पड़ी। बहुत समय बाद आइसिस ने अपने पति ओसिरिस को ढूंढ निकाला और उन्हें वापस मिस्र ले आई। लेकिन षड्यंत्रकारियों ने मिस्र में उनका पीछा किया और उनके शरीर को 14 टुकड़ों में काट दिया। मिस्र धर्म में मृत्यु के बाद के जीवन में पुनर्जन्म का बड़ा महत्व था और आइसिस दृढ़ थी कि वे अपने पति को वापस लाएंगी। लेकिन षड्यंत्रकारियों ने ओसिरिस को मारकर उसके 14 टुकड़े करके उन टुकड़ों को देश के अलग अलग कोनों में फिकवा दिया था। आइसिस अपने अथक प्रयासों से पूरे देश में घूमती रही और हर टुकड़ा खोज निकालती। हर बार उन्हें कोई टुकड़ा मिलता तो वे उसका आदर पूर्वक अंतिम संस्कार करती और यही वजह है कि पूरे मिस्र में ओसिरिस के लिए समर्पित मंदिर पाए जाते हैं। हालांकि इसके पीछे एक कहानी यह भी है कि वह सिर्फ टुकड़ों को दफनाने का नाटक करती थी ताकि षड्यंत्रकारियों को गुमराह कर सके, लेकिन असल में वह गुप्त रूप से टुकड़ों को इकट्ठा कर रही थी और उन्हें एक साथ जोड़ने का प्रयास कर रही थी। और एक दिन आइसिस की मेहनत रंग लाई और उन्हें ओसिरिस के लगभग सभी अंग मिल गए सिवाय उनके गुप्तांग के। मिस्र की पौराणिक कथाओं में इस अंग का विशेष महत्व माना जाता था और इसके बिना ओसिरिस पूरी तरह से जीवित नहीं हो पाए थे। निराश न होकर आइसिस ने चालाकी से एक जादुई मूर्ति बनाई जिसमें ओसिरिस के गुमशुदा अंग का एक प्रतीक था। उन्होंने एक अनुष्ठान किया जिससे ओसिरिस को अस्थायी रूप से पुनर्जीवन मिला और उनके संयोग से होरस नामक एक पुत्र पैदा हुआ। होरस बड़ा हुआ और बाद में उसने अपनी पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए षड्यंत्रकारियों से भयंकर युद्ध किया। मिस्र के मंदिरों की दीवारों पर अक्सर यह युद्ध दर्शाया जाता है जिसमें बाज के सिर वाले होरस को भाले से मरता हुआ दिखाया गया है। यह दृश्य
दिलचस्प रूप से इसके बाद की एक ईसाई किंवदंती से मिलता जुलता है, जिसमें सेंट जॉर्ज एक ड्रैगन को मारते हैं। हालांकि इन दोनों कहानियों के बीच हजारों साल का अंतर है। आइसिस और ओसिरिस के पुनर्मिलन से उनके यहाँ एक संतान हापोक्रेट्स का जन्म होता है, लेकिन हापोक्रेट्स समय से पहले जन्म लेता है, जिसके कारण उसके पैर कमजोर पड़ जाते हैं। ओसिरिस की कहानी मिस्र की पौराणिक कथाओं में सबसे प्रसिद्ध और जटिल कहानियों में से एक है। कहानी का एक दिलचस्प पहलू यह है कि ओसिरिस के शरीर को उसके भाई सेठ द्वारा 14 टुकड़ों में काट दिया गया था और फिर पूरे मिस्र में बिखेर दिया गया था। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह विवरण वास्तव में पूरे भूमध्य सागर क्षेत्र में बिखरे हुए 14 महत्वपूर्ण ओसीरियन स्थलों का एक प्रतीकात्मक संदर्भ हो सकता है। भूमध्य सागर कभी एक विशाल उपजाऊ घाटी हुआ करती थी। यह सिद्धांत प्रमाणित तो नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक इस बात के प्रमाण ढूंढ रहे हैं कि किस तरह भूगर्भिक हलचल और जलवायु परिवर्तन ने इस क्षेत्र को एक विशाल सागर में बदल दिया होगा। ओसिरिस के विशाल पाषाण समाज को समझने के लिए दक्षिणी मिस्र के अबिडोस में दफनाए हुए ओसिरियन के खंडहर महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ये विशाल पूर्व राजवंशीय पत्थर संरचनाएं हैं, जिनका निर्माण कैसे हुआ यह आज भी एक रहस्य है। ये ब्लॉक आकार में अविश्वसनीय रूप से बड़े हैं, कुछ तो 15 फीट से भी लंबे हैं। इन संरचनाओं की भव्यता प्राचीन यूनानी साइक्लोपियन शैली की याद दिलाती है, जहां किंवदंतियों के अनुसार एक आंख वाले दिग्गजों ने विशाल पत्थरों का इस्तेमाल कर भवन बनाए थे। मिस्र में इस शैली का एक और उदाहरण गीजा का प्रसिद्ध स्फिंक्स मंदिर है। ओसिरियन साम्राज्य के अवशेष भूमध्य सागरीय क्षेत्र में व्यापक हैं, जिसमें माल्टा द्वीप, लेबनान, इज़राइल और बेलिएरिक द्वीप समूह शामिल हैं। वास्तव में ऐसा लगता है कि भूमध्य सागर का लगभग हर बड़ा द्वीप प्राचीन महापाषाणों से युक्त है, जो बड़े पत्थरों से बने स्मारक हैं। ओसिरियन द्वारा उपयोग किए गए पत्थरों को हिलाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले हुक भी उसी तरह के हैं जो बहुत दूर दक्षिण अमेरिका में कुस्को, पेरू के पास पाए जाने वाली विशाल दीवारों के पत्थरों पर पाए जाते हैं। यह समानता इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के लिए एक बड़ी पहेली है। यह कैसे संभव है कि इतनी दूर की संस्कृतियों ने निर्माण में समान तकनीकों का इस्तेमाल किया था। मिस्र की वास्तुकला को देखते हुए एक रोचक बात सामने आती है। भव्य मंदिर और स्मारक अक्सर चित्रलिपि और विस्तृत कलाकृतियों से सुसज्जित होते हैं। ये चित्रलिपि न सिर्फ सजावट का काम करती थी, बल्कि इतिहास, धर्म और रीति रिवाजों को भी दर्ज करती थी। लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी हैं। ओसिरियन उन्हीं में से एक हैं। शिलालेखों की अनुपस्थिति इस बात की ओर इशारा करती है कि ओसिरियन संभवतः स्फिंक्स के घाटी मंदिर के साथ उस समय बनाया गया था जब मिस्र में चित्रलिपि का विकास अभी नहीं हुआ था। इतना ही नहीं, ओसिरियन की बनावट और शैली इस विचार को बल देती है कि यह बाद की संरचनाओं से काफी प्राचीन है। कई पुरातत्वविद तो यहां तक मानते हैं कि यह सीधे तौर पर ओसिरिस की सभ्यता से जुड़े हुए अवशेष हैं।